हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कक्षा 7वीं की पाठ 21, जिसका नाम है बड़ा आदमी किसको कहते हैं। इस कविता को लिखा है पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने। सबसे पहले हम माधव प्रसाद मिश्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र आधुनिक काल के साहित्यकारों में हरियाणा निवासी पंडित माधव प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य में अनूठा स्थान है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र का जन्म कुंगड़ ग्राम, जिला भिवानी, हरियाणा में 27 सितंबर सन 1871 ईस्वी को मंगलवार के दिन हुआ। इनके पिता का नाम पंडित रामजी दास एवं माता का नाम श्रीमती सारा देवी था। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने काव्य, पुराण, धर्मशास्त्र तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें हिंदी, संस्कृत के अलावा बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा उर्दू का भी ज्ञान था। वे सुदर्शन मासिक पत्रिका के संपादक थे। वे समालोचक, निबंधकार, कहानीकार एवं उच्च कोटि के कवि थे। आपने यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज एवं नाटक भी लिखे। कर्मठ, देशभक्त और बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र का निधन 16 अप्रैल 1907 को प्लेग की बीमारी के कारण ग्राम कुंगड़ में हुआ। तो ये इनका परिचय था। अब चलिए कविता पढ़ते हैं। अपने को जो कहे बड़ा वह बड़ा न जग में कहलाता, और लोग जिसको कहते हैं बड़ा वही समझा जाता। बड़ा नहीं होता कोई भी धन दौलत के पाने से, नहीं बड़ा बनता है नर कुछ ऊंचे महल चिनाने से। सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। जग का अर्थ है संसार, धन दौलत का अर्थ है रुपया पैसा, चिनाना का अर्थ है बनवाना। अब मैं सबसे पहले आपको इस कविता के प्रसंग के बारे में बता देती हूँ कि इस कविता का प्रसंग कैसे लिखा जाएगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता बड़ा आदमी किसको कहते हैं से अवतरित की गई है या ली गई है। इसके कवि पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में उन्होंने बताया है कि अच्छे गुणों वाला व्यक्ति ही संसार में बड़ा आदमी समझा जाता है। अब हम इस पद्यांश को करते हैं। प्रथम पद्यांश को, अपने को जो कहे बड़ा वह बड़ा न जग में कहलाता। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा कहता है इस संसार में वह बड़ा व्यक्ति नहीं कहलाता। तो कौन कहलाता है? और लोग जिसको कहते हैं बड़ा वही समझा जाता। और लोग यानी दूसरे लोग जिसको कहते हैं वही आदमी बड़ा आदमी समझा जाता है। अपने आप के बड़ा समझने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। आगे क्या कहते हैं? बड़ा नहीं होता कोई भी धन दौलत के पाने से, नहीं बड़ा बनता है नर कुछ ऊंचे महल चिनाने से। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि कोई भी आदमी धन दौलत के पाने से यानी रुपए पैसा कमाने से बड़ा नहीं बनता, और ना ही ऊंचे महल चिनाने से, यानी अगर वो बड़े बड़े महल बना लेता है तब भी वह बड़ा आदमी नहीं बनता। अतः यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि इस संसार में धनी होना बड़े होने की पहचान नहीं है। बड़ा व्यक्ति वही है जिसे संसार के दूसरे लोग बड़ा कहते हैं। अब हम दूसरा पद्यांश करते हैं। दूसरा पद्यांश है, सच पूछो तो बड़ा आदमी होना सबसे टेढ़ा काम, बड़े गुणों के बिना न होता कभी बड़े लोगों में नाम। जो तुम होना बड़ा चाहते तो उसका है उपाय,
दुर्बल दीन अनाथ जनों की तन मन धन से करो सहाय। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। टेढ़ा का अर्थ है कठिन, गुण का अर्थ है विशेषता, उपाय का अर्थ है तरीका, दुर्बल का अर्थ है कमजोर, दीन का अर्थ है असहाय, अनाथ का अर्थ है जिसका कोई न हो यानी लावारिस, जन का अर्थ है व्यक्ति और सहाय का अर्थ है सहायता। हम इस पद्यांश का सरलार्थ या व्याख्या करते हैं। सच पूछो तो बड़ा आदमी होना सबसे टेढ़ा काम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वास्तव में संसार में बड़ा आदमी बनना या बने रहना बहुत ही टेढ़ा काम है, कठिन काम है। क्यों? बड़े गुणों के बिना न होता कभी बड़े लोगों में नाम। जब तक किसी व्यक्ति में बड़े गुण यानी बड़ी बड़ी विशेषताएं नहीं होती, तब तक उस व्यक्ति का नाम बड़े लोगों के नाम में शामिल नहीं होता। फिर उसके बाद कवि बताते हैं कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है। जो तुम होना बड़ा चाहते तो उसका है उपाय। कवि क्या कहते हैं कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है, और वह उपाय क्या है? दुर्बल दीन अनाथ जनों की तन मन धन से करो सहाय। कि हम कमजोर, असहाय और अनाथ लोगों की अगर तन मन धन से सहायता करें तो हम बड़े आदमी बन सकते हैं, बड़े आदमी कहला सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि कमजोर, असहाय और अनाथ लोगों की सहायता करके ही कोई व्यक्ति बड़ा आदमी कहला सकता है। अब हम तीसरा पद्यांश करते हैं। तीसरा पद्यांश है, भले बुरे का ज्ञान न जिसको अहंकार में रहता चूर, अपनी आप बड़ाई करता क्रोध लोभ जिसमें भरपूर, ऐसा मनुज धनी भी हो तो बड़ा न कहलावेगा, समझदार लोगों के आगे छोटा समझा जावेगा। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भला बुरा का अर्थ है सही गलत, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, ज्ञान का अर्थ है समझ, लोभ का अर्थ है लालच, अहंकार का अर्थ है घमंड, भरपूर का अर्थ है भरा पूरा, चूर का अर्थ है बेसुध, मनुज का अर्थ है मनुष्य या नर, बड़ाई का अर्थ है प्रशंसा और धनी का अर्थ है पैसे वाला। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तीसरे पद्यांश का सरलार्थ करते हैं। भले बुरे का ज्ञान न जिसको अहंकार में रहता चूर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य को सही गलत की समझ नहीं होती और जो हमेशा अपने अहंकार में बेसुध रहता है, अपने घमंड के कारण बेसुध रहता है और क्या करता है, अपनी आप बड़ाई करता, अपनी प्रशंसा खुद करता है, क्रोध लोभ जिसमें भरपूर और जिसमें गुस्सा और लालच भरा पड़ा है, ऐसा मनुज धनी भी हो तो, अगर ऐसा मनुष्य धनवान भी हो, पैसे वाला भी हो, तो बड़ा न कहलावेगा। अगर पैसे वाला है तब भी वह बड़ा नहीं कहलाएगा। समझदार लोगों के आगे छोटा समझा जावेगा और समझदार लोगों के आगे ऐसा व्यक्ति हमेशा छोटा ही समझा जाएगा। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि अज्ञानी, अहंकारी, अपनी प्रशंसा खुद करने वाला, क्रोधी और लालची व्यक्ति चाहे धनी हो तब भी वह बड़ा नहीं कहलाएगा। अब हम अगला पद्यांश करते हैं। अगला पद्यांश है, सद्गुण से जो बड़े बने हैं बड़े वही कहलाते हैं, बुद्धिमान विद्वान जनों में सारे आदर पाते हैं। प्रिय पाठक, जो बड़ा बना चाहो तो तजकर सब अन्याय, सबसे छोटे बनो यही है सबसे सुंदर सीधी राय। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण, बुद्धिमान का अर्थ है अक्लमंद, प्रिय का अर्थ है प्यारा, राय का अर्थ है सलाह, तजकर का अर्थ है त्याग कर या छोड़कर, अन्याय का अर्थ है न्याय का अभाव।
अब हम इसका सरलार्थ या व्याख्या करते हैं। सद्गुण से जो बड़े बने हैं वही बड़े कहलाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस संसार में जो व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के कारण बड़े बने हैं वे ही बड़े आदमी कहलाते हैं। बुद्धिमान विद्वान जनों में सारे आदर पाते हैं, और जो ऐसे आदमी हैं जिनमें सद्गुण हैं वो आदमी क्या करते हैं कि संसार के अक्लमंद और विद्वान लोगों में हमेशा आदर पाते हैं। प्रिय पाठक, जो बड़ा बना चाहो तो तज कर सब अन्याय। इसके बाद कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पाठकों को यानी जो भी व्यक्ति इस कविता को पढ़ता है वो पाठक हुआ वाला। तो क्या कहते हैं कवि कि यदि वे बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का त्याग करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटे बनो यही है सबसे सुंदर सीधी राय। और कवि कहते हैं बड़े आदमी को क्या करना चाहिए? अपने आप को सबसे छोटा समझना चाहिए। कवि कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए उनकी यही सबसे सुंदर और सीधी सलाह है। क्या है? कि बड़ा आदमी बनने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का त्याग करके सबसे छोटा बन जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने यही स्पष्ट किया है कि अच्छे गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति ही बड़े कहलाते हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार बड़ा आदमी कौन है? उत्तर है, कवि के अनुसार बड़ा आदमी वह होता है जिसे दूसरे लोग बड़ा आदमी कहते हैं। प्रश्न 2 है, कविता के अनुसार बड़ा आदमी बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, कविता के अनुसार बड़ा आदमी बनने के लिए निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता है। नंबर 1 है, दुर्बल, दीन और अनाथ लोगों की तन मन धन से सहायता करना। दूसरा क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं न करना। तीसरा क्या है? अन्यायपूर्ण कार्यों का त्याग करना। और चौथा क्या है? स्वयं को हमेशा छोटा समझना। प्रश्न 3 है, बड़े आदमी तथा छोटे आदमी में अंतर बताइए। बड़े आदमी और छोटे आदमी में निम्नलिखित अंतर हैं। बड़ा आदमी क्या है? बड़ा आदमी दुर्बल, दीन और अनाथ व्यक्तियों की सहायता करता है, यानी उसमें दूसरों की सहायता करने का गुण होता है। छोटा आदमी क्या होता है? छोटा आदमी किसी की सहायता नहीं करता। दूसरा अंतर क्या है? बड़ा आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, यानी वह आत्म प्रशंसक नहीं होता, जबकि छोटा आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। तीसरा अंतर क्या है? बड़ा आदमी स्वयं को हमेशा छोटा समझता है, और छोटा आदमी क्या करता है? छोटा आदमी स्वयं को बड़ा समझता है। चौथा अंतर क्या है? बड़ा आदमी अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच से दूर रहता है, जबकि छोटा आदमी अहंकार, लोभ और क्रोध में हमेशा संलिप्त रहता है, यानी डूबा रहता है। पांचवा क्या है? बड़ा आदमी अन्यायपूर्ण कार्यों से दूर रहता है, और छोटा आदमी क्या करता है? छोटा आदमी अन्यायपूर्ण कार्य करता रहता है। तो ये 5 अंतर हैं बड़े आदमी और छोटे आदमी में। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। दुर्बल, दीन, अनाथ जनों की तन मन धन से करो सहाय। उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि यदि हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम कमजोर, असहाय और अनाथ लोगों की तन मन धन से सहायता करें। ऐसा करके हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करके बड़े आदमी बन सकते हैं। अब हम कविता से आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, गुणी व्यक्ति को ही बड़ा आदमी कहा गया है, धनी को नहीं। अपने विचार लिखिए। उत्तर है, गुणी व्यक्ति में ऐसी विशेषता है जिसको अन्य व्यक्ति ग्रहण तो कर सकता है लेकिन छीन नहीं सकता। दूसरी तरफ धनी व्यक्ति के पास धन ऐसा भौतिक पदार्थ है जिसे अन्य व्यक्ति ग्रहण भी कर सकता है
और छीन भी सकता है। अतः गुणों में धन की अपेक्षा व्यक्ति का साथ देने की क्षमता ज़्यादा है। दूसरी बात, गुण व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके साथ चले जाते हैं, जबकि धन यही रह जाता है। इन्हीं कारणों से गुणी व्यक्ति को बड़ा आदमी कहा गया है, धनी को नहीं। प्रश्न 2 है, बड़ा आदमी होना सबसे टेढ़ा काम क्यों कहा गया है? उत्तर है, बड़ा आदमी होना सबसे टेढ़ा काम इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए मनुष्य को न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए दुर्बल, दीन और अनाथ लोगों की सहायता करनी पड़ती है। इसके साथ साथ उसको अहंकार, क्रोध, लोभ तथा आत्म प्रशंसा जैसे अवगुणों का भी त्याग करना पड़ता है। ये किसी के लिए सरल कार्य नहीं है। अतः बड़ा आदमी होना टेढ़ा काम है। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ 4 शब्द लिखे हैं, जग, महल, क्रोध, आदमी। इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जग के पर्यायवाची शब्द हैं संसार, दुनिया, जगत, विश्व। महल के पर्यायवाची शब्द हैं प्रासाद, विशाल भवन, हवेली। क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं गुस्सा, कोप, ऋष, अमर्ष। आदमी के पर्यायवाची शब्द हैं मानव, जन, व्यक्ति, नर आदि। प्रश्न 2 है, सही मिलान कीजिए। ये प्रश्न 2 में सही मिलान करना है। यहाँ एक तरफ शब्द दिए गए हैं और सामने इनके विलोम शब्द हैं, तो इनका सही मिलान करना है। दुर्बल शब्द है, दुर्बल का विलोम यानी विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला। तो दुर्बल का उल्टा क्या होगा? सबल। विद्वान का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। धनी का विपरीत शब्द या विलोम शब्द होगा निर्धन। अनाथ का होगा सनाथ। और अन्याय का विपरीत अर्थ होगा न्याय। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों का विलोम शब्दों के साथ मिलान कर दिया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।